कॉमर्स बेसिकली आपको पता ही है, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक वे से इन क्रियाओं को कंप्लीट करना, बिजनेस को और बिजनेस से संबंधित जो सहायक क्रियाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंप्लीट करना। तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की बात आती है। बिजनेस टू बिजनेस, जब लेन देन जो है बिजनेस टू बिजनेस में हो रहा है, होलसेल और रिटेलर के बीच में हो रहा है। बिजनेस टू कॉमर्स B2C, जब बिजनेस से रिटेलर से कस्टमर को सीधी वस्तु जा रही है ऑनलाइन, या होलसेलर से कस्टमर सीधा वस्तु खरीद रहा है, तो उसको जो है हम बेसिकली यहाँ पे B2C कहेंगे। बिजनेस टू गवर्नमेंट, जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो गवर्नमेंट को सीधा जो है वो ऑनलाइन मोड से वस्तुओं की सप्लाई कर रहा है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है कि जैसे हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाया जाता है कि मैं किसी वस्तु को बहुत अच्छे से बनाती हूँ ना, तो उसमें क्या है, आप ये देखो ज़ोमैटो, देखो ज़ोमैटो में क्या है कि पर्टिकुलर जो ढाबे वाले हैं वहाँ पे वो उन लोगों को कस्टमर चाहिए है ना, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, अपनी वस्तु को बनाते हैं और किसी कस्टमर को जो है ज़ोमैटो वाले दूसरे को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो कस्टमर टू कस्टमर के बीच में जो लेन देन होता है ना, तो उपभोक्ता और उपभोक्ता के बीच में लेन देन आप ऐसे रखना ऑनलाइन मोड से। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट जो लेन देन होता है, और गवर्नमेंट टू बिजनेस के बीच में भी बहुत से लेन देन होते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है वो बिजनेस से वस्तुओं को जो है वो यहाँ पे खरीद लेती है। तो इसके बाद ई कॉमर्स आता है हमारा। ई कॉमर्स की बात हम अगर करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक बेस से जो है हम जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहेंगे। और ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में क्या अंतर है, ये मेन चीज़ बनती है। तो जो हमारा ई बिजनेस है, ई बिजनेस जो है वो बेसिकली प्राइमरली जो है वो डिजिटल एनेबलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड प्रोसेसेस विद इन अ फर्म की बात करते हैं। जबकि जो हमारा ई कॉमर्स है उसमें जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन सारी की सारी जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से होती है। मतलब ऑर्डर भी इलेक्ट्रॉनिकली लगेगा, पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली होगी, लेकिन ई बिजनेस में पेमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रॉनिक मोड में होती है। प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स की हम बात करें तो देखिए, पहले हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास वेबसाइट होती है ना, जिस पे हम क्या करते हैं कि सामान को देखते हैं अपने पीसी या मोबाइल फ़ोन की हेल्प से। वो सामान हमें सही लगता है तो हम उसको क्लिक करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद डिलीवर्ड एड्रेस पे वस्तु हमारे पास जो है वो सप्लाई होके पहुंच जाती है, हम उसको रिसीव कर लेते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की प्रोसेस है, आप इसको डेली जो है वो यूज़ करते हैं। B2B में जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो B2B 5 नंबर पेज पे हमारे पास एग्जांपल आ रहा है। जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस, सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर टू डेल, है ना। B2B में क्या होता है कि हमारे पास जो है एक होलसेलर है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों एक वेबसाइट के थ्रू जो है वो कंसर्न में आते हैं और वस्तुओं का जो है वो यहाँ पे वस्तुओं को खरीदते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से होलसेलर भी वस्तु खरीद सकता है और डायरेक्ट जो कस्टमर है वो भी वहाँ से वस्तु खरीद सकता है। तो बेसिकली B2C में तब आता है जब डायरेक्ट कस्टमर वस्तु को खरीद रहा है। तो B2C का मॉडल जब आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कस्टमर कनेक्टेड होता है एक वेबसाइट के थ्रू और अपना ऑर्डर बुक करा के वस्तु को प्राप्त करता है। B2G में क्या होता है कि गवर्नमेंट से ऑर्डर लिया जाता है। और B2G में क्या होता है कि एक वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट जो है दोनों कनेक्ट होते हैं। C2C में बेसिकली कस्टमर टू कस्टमर, तो कस्टमर एक होता है, कस्टमर दूसरा होता है, वो दोनों जो है वेबसाइट के थ्रू जो है वो एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। एक जो है वस्तु को बेचना चाहता है और दूसरा जो है खरीदना चाहता है। तो जैसे कि हमारा इसका एग्जांपल जो है आईपॉड और ईबे है। उसके बाद गवर्नमेंट टू कस्टमर, तो एक वेबसाइट के थ्रू जो हमारे सिटीज़न हैं या कस्टमर हैं वो गवर्नमेंट और सिटीज़न जो है वो इकट्ठा आते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो गवर्नमेंट होती है, एक वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट पे जो हमारी चीज़ें मेंशन रहती है, गुड्स एंड सर्विसेज, उनको जो है लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो 24/7 सर्विस होती है ये, और इकोनॉमिकल सर्विस होती है। इसमें सारी वस्तुएं जो है हमें दिखाई दी होती हैं, उनका रेट, साइज, सब कुछ हम जो है प्रॉपर्ली देख सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हो, आपको पता ही है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स की बात करें तो बेसिकली कई बार ऐसे भी होता है कि पैकिंग में हमें मूर्ति आ जाती है, मंगाए हमने कपड़े होते हैं। कई बार जो है इंटरनेट की सर्विसेज प्रॉपर ना होने की वजह से हमें दिक्कत हो जाती है। कई बार जो है यहाँ पे हमारे साथ जो है साइबर क्राइम होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ई कॉमर्स इसकी प्रोसेस हो गया और इसके एडवांटेजेस हो गए, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, ये आपको क्लियर हो गए। फ्यूचर के प्लान की अगर हम बात करें तो अभी फ्यूचर का प्लान आप देखिए कि फ्यूचर में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मैक्सिमम जो
ये जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने वाली है, क्योंकि जब कोविड का टाइम आया था तब हमने देखा था कि क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो हमें जो है इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो थिंकिंग ऑफ सम मॉडिफिकेशन एंड एडिंग सम एडवांस्ड न्यू फीचर्स इन आवर सिस्टम, ये चीज़ जो है जैसे कि हमारा जो ग्राफिक जो इंटरफेस होता है तो वो जो है मॉडिफाई होके इसमें आ सकता है, और जो यूज़र्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डायरेक्ट सेल करने लगेंगे। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हमने एक बात करी है ना, ये यहाँ पे ऐड ऑन हो सकता है। और टॉप 10 ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपको पता ही है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न 1994 से काम कर रहा है ना, सबसे बड़ा जो है अमेज़न बड़े एरिया पे जो है वो चीज़ों को कवर करता है। पेटीएम हो गया, ईबे हो गया, मियंत्रा हो गया, मियंत्रा 2007 से आ रहा है, ईबे जो है 1995 से है। जेबोंग है, ठीक है, और 2013 से आया है ये। और हमारा जो है शॉप्स क्लूज़ है, यूएस से बेस्ड है 2011 से। और होम शॉपी 8 है, ठीक है। अभी जो है जिसको हम पेपर फ्राई बोलते हैं वो है। इसके अलावा इंडिया में आप देख रहे हो और भी हैं, ग्लो रोड है, शॉप्सी हैं, बहुत सारे हैं। तो ये टॉप में जो चले हुए हैं उनके नाम है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है जब भी हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे ही तो हम कनेक्टेड होते हैं ना इन चीज़ों को खरीदने के लिए। तो बोला गया है कि थोड़ी स्थिरता होनी चाहिए, कलर्स, टाइपोग्राफी, इमेजेस और सिंप्लिसिटी एंड जो फंक्शनएबिलिटी है वो राइट होनी चाहिए। वेबसाइट डिज़ाइन में 7 सीज आ जाता है ये क्वेश्चन, 7 सीज, इनमें से कौन सा 7 सीज नहीं है? क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, कंटेंट, कॉन्टिन्यूटी, कंपैटिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, ये 7 सीज हैं वेबसाइट डिज़ाइन के। एक 7 सीज मार्केटिंग के भी आते हैं, उनको भी आप रिकॉल कर लेना। वेब प्रिंसिपल, तो वेब पोर्टल पे जो भी हमारी चीज़ें रहती हैं तो उसमें क्या मेन सिद्धांत हैं? इसमें जो है यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, असेसिबिलिटी, वेब स्टैंडर्ड और यूजेबिलिटी एंड बेसिकली यूजुअल डिज़ाइन की बात आती है, ये चीज़ें होनी चाहिए। ई कॉमर्स में हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग जो है एक तरह की गाइडलाइन होती है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया जाता है। तो ई कॉमर्स मार्केटिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो है वस्तुओं की जानकारी देना। तो ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स जो है अगर इनिशियली जो है वो 40 इयर्स एगो का कॉन्सेप्ट है, जो कि डेवलप्ड नेशन में जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका था। बट इंडिया में अगर हम बात करें या वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये 2000 ऑनवर्ड आना शुरू हुआ है, और इंडिया में कोरोना के बाद तो बहुत अच्छे वे से जो है चैनलाइज होना शुरू हो गया है। जो हमारा ई कॉमर्स की टाइमलाइन है तो उसमें आप देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको मैं मेन बताऊँ तो 1969 में मेजर कॉमर्स कंपनी जो है वो कैंप सर्प जो है वो फाउंड हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1998 में तो पेपल आई थी। उसके बाद जो है अलीबाबा 1999 में, और 2011 की अगर हम बात करें तो गूगल वॉलेट लॉन्च हुआ था ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए। तो उसके बाद जो है 2017 में हमारा साइबर जो बेसिकली मंडे सेल एक्सीड जो है वो आया था। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वेरियस जो है वो हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स की टाइमलाइंस जो हैं वो ऐड हुई हैं। तो उसके बाद कॉमर्शियल मार्केटिंग डिविडेंड जो है वो 2 जनरल इनिशिएटिव में चलता है। एक इसमें जो है वो ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक चलता है, और दूसरा जो है ऑप्टिमाइजिंग द यूज़र एक्सपीरियंस टू कन्वर्ट मोर शॉपर्स। तो इसमें हम और जो शॉपर्स होते हैं उनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। आप देखते हो ना, आपने एक बार शॉप्सी पे क्लिक किया होगा तो आपकी वेबसाइट जो फेसबुक होती है उस पर भी वो दिखना शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या है कि वो अपने शॉपर को कैप्चर करना चाहते हैं। 3 तरह से हमारा जो है ई कॉमर्स चलता है, ऑनलाइन रिटेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और ऑनलाइन ऑक्शंस। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। आजकल आप देखोगे बैंक में जो बोली लगती थी, जैसे कोई गाड़ी जब्त की है उसकी बोली लगनी है तो वो भी ऑनलाइन मोड से ही होती है। तो बेसिकली हम बात करें टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये हमने पढ़ लिया, B2B, B2C, C2C, G2C, C2B, B2A। ए की बात क्या है? बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो है बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है डीलिंग होती है। और C2A कस्टमर टू या कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। मार्केटिंग चैनल की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग चैनल हमारे पास जो है बेसिकली वो चैनल होते हैं जिनके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं। तो आपको पता ही है कि मार्केटिंग चैनल हमारे पास जो है बहुत से रहते हैं आजकल, जैसे पे पर क्लिक। इसमें आपने एफिलिएट मार्केटिंग सुना होगा कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन की है। उसमें क्या होता है कि
मैं अपने वेबसाइट के लिंक को इतना सर्कुलेट करवाऊँगी कि अगर कोई पर्सन उसकी मेल पे जाता है या कुछ होता है तो वो एक बार भी क्लिक करता है तो मुझे पर क्लिक के हिसाब से पेमेंट रहेगी। एक एसईएम आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा बार जो है सर्च किया जाएगा पर्टिकुलर, आप देखते हो ना कि जितनी बार जिस चीज़ को सर्च किया होता है वो सबसे टॉप पे शो होती है। आप यूट्यूब पे देखना, आप कुछ भी सर्च करोगे तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बार देखी गई वीडियो होगी या सबसे ज़्यादा सर्च की गई वीडियो होती है वही आपके सामने प्ले होती है। अगर आप नीचे को कभी स्क्रॉल भी नहीं करते क्योंकि फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग का यही होता है कि हम पैसे देते हैं मार्केटिंग में इसके कि आप बार-बार सर्च करिए। उससे क्या होता है कि जिनको हमने प्रमोट करना होता है उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट पहले दिखना शुरू हो जाते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस अ, सो इसमें जो है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो विजिबिलिटी होती है ना, जो प्रोसेस होती है उसको हम इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक सर्च इंजन, हमारे रिजल्ट पेजेस जो हैं वो हम एक्रोन करके शो करते रहते हैं। आप देखना कि जब भी आप कुछ सर्च करोगे ना तो उसमें जो है 10 चीज़ें आपको वैसे ही फिर ऊपर क्रॉस दिया होता है, फिर आपको वो कट करनी होती है। तो वो है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या होता है, इसके लिए जो है वो पेमेंट की होती है कंपनीज ने कि पर्टिकुलर जैसे कोई भी जो है किसी वेबसाइट पे जो है कुछ सर्च करेगा तो हमारी ऐड उस पे आप शो कर देना। तो उसके लिए उसको हम जो है वो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग, ये आपको पता ही है, बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केट प्रोग्राम है जिसमें क्या किया जाता है, वन जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ये है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी मार्केटिंग में सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कौन है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है। इस मार्केटिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, वन पर्सन बाई करता है प्रोडक्ट को अपनी रिकमेंडेशंस के बेस पे और उसके लिए कमीशन जो है वो रिसीव करता है जब वो अन्य उसको जो है वो जैसे होता है ना कि अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग होती है तो उसमें आप जो है वो सामान को जो है एफिलिएट करके बाई कर लेते हो और बाद में जो है उसको रीसेल कर देते हो, तो आपको इसके लिए जो है वो कमीशन मिलती है। एक मीशो है आपका, उस पर भी ये चीज़ें चलती हैं। ईमेल मार्केटिंग, आपकी ईमेल में भी अकाउंट में बहुत सी मेल्स आती होती होंगी, जैसे कि किसी बैंक की होगी या किसी पर्टिकुलर, जैसे हमारा होता है ना ये कार्ड वगैरह होते हैं तो उनकी होगी। तो वो मेल क्या है, मार्केटिंग के लिए है कि कोई ना कोई कैप्चर हो जाएगा हमारा शॉपर और हमारे सामान को खरीदना शुरू कर देगा। ई कॉमर्स स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, बिजनेस को ग्रो करने के लिए ई कॉमर्स की स्ट्रेटजी ये रहती है कि बेसिकली वो राइट कस्टमर और राइट मार्केट में जो है उनको टारगेट करना होता है और एक सिचुएशनल एनालिसिस करना होता है कि हम कैसे अपने कस्टमर को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लान को जो है देख के चलते हैं और उनका गोल और ऑब्जेक्टिव है उसको जो है ध्यान में रखते हैं। एक कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते बार हर चीज़ को वो ध्यान में रखते हैं। दूसरा जो है अगर हम बात करें तो वेंचर एंड पार्टनरशिप की बात यहाँ करी है और स्टैंड जो हमारा जो एक रेफरल स्ट्रेटजी इनकी रहती है, डिप्लॉय करते हैं एक रेफरल स्ट्रेटजी को ये। और बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल जो है हमारा जैसे डिजिटल एजेंसी हो गया, एवरलेन हो गया, है ना, ये लोग जो है वो हमारे एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग को जो है वो यूज़ करते हैं। अभी हम ई मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज की बात करें तो बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड से मार्केटिंग करने के लिए हम अपनी स्किल्स एंड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो है वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो ई मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज में जिन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं वो होता है हमारे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, जिसमें हम अपने कॉम्पिटिशन को एनालाइज करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को जो है वो मॉनिटर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखते हैं कि हम कहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। रिसोर्स को व्यू करते हैं, साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक फिट करते हैं। यहाँ पे फिट करते हैं हम ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को कि हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हम मार्केट से मैक्सिमम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त कर सकें। बेसिकली हमारे पास 5 टाइप की कंपनी होती हैं, जो दोज हु मेक थिंग्स हैपन, और दूसरी होती हैं हु थिंक्स दे मेक थिंग्स हैपन, और तीसरी होती हैं हु वॉच थिंग्स हैपन। उसके बाद चौथे नंबर पे आती हैं हु वंडर दैट व्हाट हैपन, एंड पांचवें नंबर पे आती हैं दोज दैट डिड नॉट नो दैट एनीथिंग हैड हैपन्ड। तो बेसिकली इसमें 5 टाइप की कंपनीज रहती हैं। तो हमें जो है कौन सी कंपनी में बनना है, हु थिंक्स दे कैन मेक थिंग्स हैपन, जो ये सोचती हो कि हम जो है वो कर सकते हैं जो हम चीज़ें करना चाहते हैं। तो बेसिकली ई मार्केटिंग में स्ट्रेटजी में हमारी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है और प्लानिंग जो है वो हमें एक डायरेक्शन देती है अपने उद्देश्य को पहुंचने के लिए, साथ ही साथ
कॉन्स्टेंट वे से जो है हमें कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइट करने में हेल्प करती है, और जो हमारी एक तरह से पैनिकिंग होती है उसको रोकती है, और मैनेजर्स को जो है वो कंट्रोल पे रखती है कि आपको क्या करना है और आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब एक कंट्रोल उनके ऊपर रखता है जब टारगेट उनके सामने होता है। तो बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक साइकिल है इंटीग्रेटेड एक्शंस का जो लीड करता है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ द कंपनी का। बेसिकली इसमें हम बात करें तो इंटरेक्शन ऑफ 3 की वेरिएबल इसमें रहती है। जब भी हम मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं या स्ट्रेटजीज हैं, उनको हम ध्यान में रखते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव में जब भी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे ना ई मार्केटिंग की, तो उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे जिसमें हम अपना विजन और कॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, दो चीज़ें लेके चलेंगे। सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम अपनी मार्केटिंग ऑडिट करेंगे, हमारा मार्केटिंग जो है सिनेरियो क्या है, और सबोट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, सवोट, सवोट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। SW इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें मिलती है। तो इसमें जो है सिचुएशन एनालिसिस के बाद हम स्ट्रेटजीज एंड प्लान जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। जब भी इनको फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो वो हम फ्यूचर में झांक के देख लेते हैं कि अगर हमने ये प्लान जो है इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या इससे फ्यूचर में हमें जो है बेनिफिट मिलेगा। तीसरा फिर जो है जब हम जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये प्लान ठीक है, तो हम इसमें एक्शन ले लेते हैं, जिसमें बेसिकली हम बजट करते हैं इम्प्लीमेंट और उसको कंट्रोल करते हैं। एक्शन लेने के बाद जो है सुपरविजन करते रहते हैं कि हमारा टारगेट क्या है और हमने एक्चुअल में रिसीव क्या किया है। अगर हम एक्चुअल में उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, वो टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं। उसके बाद अगर हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बेसिकली उसकी अगर हम बात करें तो फुली इंटीग्रेटेड इनटू 2 ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लान। दो तरह से जो है ये इंटीग्रेटेड होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है और दूसरा उसके जो प्लान्स होते हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड रहती है। तो ई मार्केटिंग प्लान में हमारे सब सेट ऑफ मार्केटिंग प्लान भी आता है। ई मार्केटिंग प्लान में जो है बेसिकली हम जो हमारे सब सेट होते हैं उसमें हम जो है छोटे छोटे प्लान्स में अपनी पूरी डिटेल दे के रखते हैं, जिन प्लान्स को हम प्राप्त करते हुए ओवरऑल मार्केटिंग के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। बट अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट में जो है हमारा बेसिकली न्यू वेबसाइट्स भी इसमें जो है वो लॉन्च की जाती हैं। तो ई मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो बेसिकली ESP जो है ई में क्या होता है, हमारा जो एथिकल जो टेक्नोलॉजी है उसको हम जो है वो ऑप्ट करते हैं, और एस में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो है एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और पी में हम परफॉर्मेंस को देखते हैं। स्ट्रैटेजी को जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ना तो हमारी जो है उसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन में परफॉर्मेंस क्या आ रही है। बेसिकली जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव रहता है, एक्सटर्नल का भी इंटरनल का भी। एक्सटर्नल में जैसे हमारी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी आ गई, इंडस्ट्री आ गई है ना, मार्केट के वेरिएबल आ गए कि हमारा सेगमेंट कैसा है, डिमांड कैसी है। एंड बात करें तो हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बेसिकली हमारा एक ही होना चाहिए, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जिसमें मतलब हमने सेल भी बढ़ानी है, मार्केट में शेयर भी रखना है और अपने स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई भी करना है। तो बेसिकली हमारे जो ई मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज में एक जो है एशरिस मिशन मॉडल दिया गया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप अपने पर्पस को ध्यान रखिए, पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, और स्ट्रैटेजी जब बना रहे हैं तो आपको जो है अपनी वैल्यूज़ ऑफ द कंपनी का भी ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको स्टैंडर्डाइज्ड वे में अपने बिहेवियर को जो है वो लॉन्च करना है। ई मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी की ई मार्केटिंग को जो है अफेक्ट करते हैं। डेमोग्राफिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हो गया, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है तो उसमें बोला गया है कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस इन सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है। दैट्स वाई हमें इलेक्ट्रॉनिक वे से जो मार्केटिंग करनी है या स्ट्रैटेजी बनानी है उसमें हमें जो है अपने एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स, मार्केटिंग फैक्टर्स, मैनेजरियल फैक्टर्स एंड स्ट्रैटेजिक फैक्टर ऑल को जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद स्ट्रैटेजी तो आपको पता ही है कि एक तरह से ये एक प्लान होता है कि हमने फ्यूचर में कब, कैसे, कहाँ, क्या करना है। तो इसमें जो है जब इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम ये चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं तो इसमें जब हम अपनी इंटरनेट या वेबसाइट पे चीज़ों को शो कर रहे हैं, क्रिएट करके दिखा रहे हैं, तो उसमें अपनी कैपेबिलिटीज़ हो गई, हमारे कस्टमर्स डिज़ायर्ड बेनिफिट क्या होंगे, हम जो है किस तरह से वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स, ये मेनली हमने बताना है कि हम ये सारी चीज़ें अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए ही कर रहे हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें तो ई मार्केटिंग में हमारा कस्टमर जो है जो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो उसमें उसको जो है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम हमें चीज़ें चेंज करके उनको दिखानी चाहिए। बेसिकली पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट साइट हमें यहाँ पे दिखाना चाहिए। लाइक मार्केट को हमने एक्सपेंड करना है, तो उसमें क्या है कि हमें पर्टिकुलर उन एरियाज़ के लोगों के सोशल अकाउंट पे या अन्य जगह वो अपनी ऐड जो है वो दिखाना शुरू कर देनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हमारी हैं वो हमें दिखानी चाहिए, और कम्युनिकेशन की कॉस्ट हमें कम रखनी चाहिए। वेबसाइट जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ब्राउज़र आते हैं। सेकंड जनरेशन में हमारे पास वेबसाइट आती है और उसमें जो हमारी स्टॉक अवेलेबिलिटी रहती है वो आती है। और थर्ड जनरेशन में हमारी जो है फुली इंटरेक्टिव वेबसाइट आती है। पर्सनलाइज्ड एंड मार्केट रिसर्च इन्फॉर्मेशन भी इसमें होती है। तो थर्ड काइंड ऑफ जनरेशन आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो की जाती है। उसके बाद हम करें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कॉल फॉर एक्शन की बात, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होते हैं, इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट होता है, या जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है उसको जो है हम इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जो भी हमारे काम हैं, परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसमें जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें जो पोर्टर्स की 5 फोर्सेस हैं, मैंने आपको बताया है, वो पहले मार्केटिंग में पढ़ाई है, उनको ध्यान में रखना है। तो थ्रेट ऑफ द जो एंट्रांस है, और बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, और उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर, एंड थ्रेट ऑफ जो हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उनका जो है इंडस्ट्री और के ऊपर जो है क्या क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, उन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना होता है। ई मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज़ की बात हम करें तो सबसे पहले प्लानिंग करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको फिर कंट्रोल करना है। सो यही चीज़ें फिर से जो है हमारे पास आती हैं कि ई मार्केटिंग में जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, उसका हम सिचुएशनल रिव्यू करते हैं, फिर उसके बेस पे हम जो है स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, टेक्टिक्स या तरीके या प्लान बनाते हैं, और उनको जो है इम्प्लीमेंट करके हम मतलब एक्शन ले लेते हैं, और फिर देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है टारगेटेड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो उसको फिर अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं। ई मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज में हमारा एक आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ईपीएस करके। तो ये जिसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो बेसिकली जो ईपीएस है हमारा, ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए, ऑनलाइन टिकट हम बुक कराते हैं, ऑनलाइन बिल की पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन कोई हम जो है ऑर्डर बुक करते हैं, तो वहाँ पे जो है यूज़ होता है। उसके बाद हमारा जेनरिक ई पेमेंट सिस्टम आता है। तो जेनरिक ई पेमेंट सिस्टम में हमारे पास एक पेयर होता है, एक पेई होता है, एक बैंक होता है जो इश्यू करता है, और एक पर्टिकुलर दूसरे पर्सन का या दूसरे पर्सन का बैंक अकाउंट होगा जो कि एक्वायर करेगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरा एसबीआई अकाउंट है, ठीक है, तो मैं पे करने वाली पेयर हूँ, है ना। और जैसे मैं बोलती हूँ कि नीलम मैम है, वो जो है वो पेई हैं, ठीक है, उनको पैसा प्राप्त होगा। तो मेरा जो है एसबीआई का अकाउंट है, तो वो मेरा जो है इश्योर बैंक है, और मैम का जो है मैं बोलती हूँ पीएनबी का खाता है, तो एक्वायर्ड बैंक है। तो इसके बाद जो है ई पेमेंट सिस्टम की हम बात करें, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, इनवॉइस आता है, और हमारी पेमेंट सिलेक्शन हम करते हैं, फिर ऑथोराइज्ड बैंक से वो कंफर्म होके पेमेंट हो जाती है। तो ऑनलाइन पेमेंट जब भी हम करते हैं तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पेपल, गूगल वॉलेट, मोबाइल मनी वॉलेट और बिटकॉइन, ये तो अब नहीं है ना, तो इससे हम करते हैं। और ईपीएस के आपको पता ही है फ़ायदे, टाइम बच जाता है, कॉस्ट हमारी कम आती है, कमीशन कम रहती है, और फ्रेंडली है, सुविधा अनुसार काम हो जाता है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइक हमें कई बार हमारा खाता हैक होने का डर रहता है, और एक डर भी रहता है, और इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो काम नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होती है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया। ट्रेडिशनल वे में जो है हमारी जो पेमेंट थी उसके कंपैरिजन में अभी हमारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। पेमेंट कार्ड की हेल्प से भी होती है, देख लीजिए आप, क्रेडिट कार्ड है किस तरह का होता है ना, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड जो है किस तरह का होता है, और ये हमारा जो है चार्ज कार्ड है, ये सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड होता है, एक्सेप्ट दे हैव नो रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन। सो जैसे होता है ना, हम क्रेडिट कार्ड में लिमिट लगा देते हैं, तो इसमें वो चीज़ नहीं होती है। और उसके बाद हम स्मार्ट कार्ड की बात करें तो ये हमारा जो है वो क्रेडिट कार्ड की तरह एंड डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, बट इट हैज़ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप enabled in it। स्मार्ट कार्ड आल्सो कॉल्ड चिप कार्ड, और इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी इसको कहा जाता है। इसमें छोटी सी चिप लगी होती है, तो उसकी वजह से, है ना। और उसके बाद हमारा आता है यूपीआई। इसकी फुल फॉर्म आप
ध्यान रखना, फुल फॉर्म कई बार आ जाती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेसिकली अ सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसको जो है हम यूपीआई कहते हैं। यूपीआई जो है बेसिकली डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई के द्वारा जो है वो और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। इंस्टेंट ट्रांसफ़र के लिए यूपीआई अनेबल करता है रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र एंड मेक इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक एनईएफटी और आरटीजीएस और आईएमपीएस, जो और एक जो है ये 24/7 सर्विस देता है यूपीआई। अगर अगर मैं आरटीजीएस की बात करूँ ना, तो आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इट रेफर्स टू अ फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट अलाउज फॉर इंस्टानियस जो हमारी ट्रांसफ़र होती है और सिक्योरिटीज़ की और मनी की। बेसिकली इसमें जो आरटीजीएस है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ऑफ सेटिंग पेमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्डर बेसिस विदाउट नेटिंग डेट और क्रेडिट अक्रॉस द बुक ऑफ अ सेंट्रल। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो आरटीजीएस में जो लिमिट होती है, ये लिमिट का क्वेश्चन कई बार आ जाता है ना, आरटीजीएस में लिमिट जो है वो 2 लाख की होती है। उसके बाद हमारा निफ्ट आता है एनईएफटी। तो बेसिकली इट ऑपरेट्स ऑन अ डेफर्ड सेटलमेंट मोड वेयर ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसीज्ड एंड सेटल्ड इन बैचेस। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो बैचेस में सेटल की जाती हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारा starting from 2000 January 2020, RBI has instructed bank not to charge any additional fee for online transaction made through निफ्ट के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उसमें जो है अभी कोई जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। और जो निफ्ट होता है दैट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है जिसमें इंडिविजुअल कंपनी जो है वो डायरेक्टली एक हैवी अमाउंट को जो है वो सीधा बेसिकली जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं पर्टिकुलर पर्सन के खाते में। और ये जो है अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट शुड नॉट बी लेस देन 24 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त ऑफ द एडमिशन और अपग्रेडेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। और इसमें हम बात करें निफ्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम इसमें कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो है देयर इज़ नो लिमिट और मैक्सिमम अमाउंट फॉर निफ्ट ट्रांजेक्शन। बट इसमें जो है अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक ने जो है निफ्ट ट्रांसफ़र की लिमिट लगाई है 25 लाख पर कस्टमर आईडी के हिसाब से। तो वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ बैंक्स हैं जो अपने बिहाफ पे उसमें ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट कर सकते हैं। उसमें आरटीजीएस में 2 लाख की आप याद रखना। और जो आईएमपीएस है तो बेसिकली जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है कि इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सर्विस है थ्रू मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है हम यहाँ पे इसमें फ़ंड को ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने एक्चुअल में ये छोटे छोटे जो है जो हेडिंग्स थे तो बुक से प्रॉपरली इनके नोट्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने ये नेट से लिए हुए हैं, तो आप नेट पे भी इसको देख सकते हो। आईपीएमएस और यूपीआई में डिफरेंस। जी मैम। निफ्ट की एज लिमिट क्यों दी गई है, मतलब ये समझ नहीं आया मैम इसमें क्योंकि हमारा जो अमाउंट है ना, जैसे कि मैक्स हैवी अमाउंट होता है और तो उसमें क्या है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है इसमें एज लिमिट जो है वो लेस देन 24 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हो सकता है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि पर्सन को पैसे के ट्रांसफ़र करने का पता नहीं लगता है एंड ऑल, इस तरह से कोई रीज़न हो सकता है। बाकी मैं आपको ये पता करके बता दूंगी। जी, इसमें मैम क्वेश्चन यही आता है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, आरटीजीएस की लिमिट आ जाती है और आईएमपीएस की भी जो है इसमें फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो जो आईएमपीएस है वो कस्टमर को मनी सेंड कर इमीडिएटली जो है वो बैंक अकाउंट से मनी सेंड करने के लिए कैपेबल बनाता है और फ्रॉम देयर मोबाइल, ठीक है। और यूपीआई जो है ये थोड़ा सा एडवांस्ड है जिसमें हम रियल फंड जो है रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन की हेल्प से। और जो डिजिटल रुपीज़ है, डिजिटल रुपीज़ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, आपके अमेज़ॉन अकाउंट में जो पैसा पड़ा है आपका वो डिजिटल रुपीज़ है। ईडीआई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जिसमें हम जो है इलेक्ट्रॉनिक वे से जो है अपना डाटा फ्रॉम वन पर्सन या वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो सेंड करते हैं। इसमें आप जो है वो
यहाँ पे सीधा देखिए ईडीआई ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या है कि परचेज ऑर्डर है। जैसे जो सप्लायर है ना उसको मैंने किया परचेज ऑर्डर, तो क्या हुआ कि परचेज ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक मोड से उनके पास पहुंच गया, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन से इलेक्ट्रॉनिकली उनको परचेज किया ना ऑर्डर का, कि हाँ ऑर्डर दिया कि मुझे ये सामान चाहिए। और वो क्या करते हैं, वो मुझे इन्वॉइस भी सेंड इलेक्ट्रॉनिक मोड पे करते हो। जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट का इन्वॉइस आपको सेंड हो जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से डाटा, कोई चिट्ठी नहीं जा रही है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपको पूरा का पूरा पेज शो हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो हमारा डाटा इंटरचेंज होता है वो इनवॉइस के लिए, परचेज ऑर्डर, शिपिंग रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट या बिजनेस क्रॉस फंडिंग लेटर हो गया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, इसके लिए हो सकता है। बेनिफिट आप इसके समझ ही रहे हो कि थोड़ा सा हमारे कॉस्ट इसमें कम पड़ जाती है, काम सस्ता हो जाता है, एक्यूरेसी इसमें सही रहती है, विजिबिलिटी सही रहती है और गलती होने का डर नहीं रहता है। तो बेसिकली रिटेल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बिजनेस डॉक्यूमेंट सेक्टर हो गया हमारा, बिजनेस डॉक्यूमेंट हो गया, या बिजनेस पार्टनर सेक्टर हो गया, या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। यहाँ पे जो है ये आपको पता ही है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है पता ही आपको, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो इंटरनेट की हम बात करें, तो हिस्ट्री की बात करें तो इंटरनेट जो है वो फर्स्टली हमारे बेब खान एंड विंड सर्फ ने जो है 1970 में डेवलप किया था। और इट वाज द रिजल्ट अनदर रिसर्च एक्सपेरिमेंट जो है इस पे जो किया गया था उसको एरपानेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो 2022 तक जो है इसमें बिलियन ऑफ पीपल जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, जबकि 1969 तक बहुत कम लोग इसमें रहते थे। इंटरनेट पे आज हम सोशल मार्केटिंग करते हैं, जॉब सर्च करते हैं, शॉपिंग, ब्राउजिंग, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, पेमेंट एंड ई कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम करते हैं। एडवांटेजेस आपको पता ही है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें एंटरटेनमेंट हो रहा है, सोशल नेटवर्क है, ऑनलाइन बैंकिंग है और कम्युनिकेशन हो रहा है ऑनलाइन। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि एडिक्शन हो रही है लोगों को और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी होने का डर है, स्पैम है, वायरस का खतरा रहता है और वेस्टेज ऑफ टाइम होती है। जैसे मैक्सिमम लोग जो है घंटों घंटों जो है इंस्टा पे निकाल देते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW फुल फॉर्म आ जाती है इसकी, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो बेसिकली इसमें जो है इट इज़ अ वेब एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम और पब्लिक वेब पेजेस असेसेबल थ्रू द इंटरनेट। जो वेब पेजेस होते हैं जिन पे इंफॉर्मेशन रहती है तो उन पेजेस को जो है इस सिस्टम के द्वारा इंटरनेट की हेल्प से जो है हम असेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें अब अगर हम बात करें तो एक आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपको पता ही है, सेट ऑफ रूल्स। तो पर्टिकुलर डाटा को फॉर्मेट करने के लिए या उसको बेसिकली प्रोसीड करने के लिए सेट ऑफ रूल्स है ये। और अगर हम नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो बेसिकली लाइक अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर। और इसमें जो है ई कॉमर्स इन इंडिया की बात करें तो आपको पता ही है कि कोविड के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो रूरल एरिया में भी बहुत बिग वे से जो है वो पहुंच चुका है। पहले जो है वो जो हमारे शहरी क्षेत्र थे उनमें तो था ही, लेकिन अभी जो है ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि मोर देन 80% लोग जो हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और इसको यूज़ करते हैं। इसमें जो मेन चैलेंजेस हैं बेसिकली हमें पूरी नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लॉजिक्स और जो कैश ऑन डिलीवरी हम प्रेफर कर रहे हैं, जो एक फियर फैक्टर है, डर भी बना रहता है जब तक सामान ना पहुंचे। ऑनलाइन सामान की सिक्योरिटी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और टैक्स का स्ट्रक्चर, ये चीज़ें हमारे लिए अभी तक चैलेंज बनी हुई है। तो पुअर नॉलेज की बात होगी, ट्रांजैक्शन की बात होगी, कैश ऑन डिलीवरी जो है हम प्रेफर कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स शिपमेंट है। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, और डेट भी याद रखना 17 अक्टूबर 2002। इंडिया में जो है 12th नेशन इज इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट दिस साइबर लॉ। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना उसको साइबर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए ना साइबर लॉ कब आया था, तो आपने यही करना है 17 अक्टूबर 2000। IT एक्ट जो है बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो हमारे इंटरनेट के जरिए जितने भी हमारे काम होते हैं तो उनमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये एक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं सीधी बात करूँ ना तो इसमें जो है लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस, और ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की डेफिनेशन देता है, कौन से डाटा को आप इंटरचेंज कर सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के यूज़ और ई पेमेंट से संबंधित जो है वो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं। बेसिकली इसमें जैसे ऊपर ही दे दिया है कि इसमें 13 चैप्टर हैं और
सेक्शन है, तो चैप्टर वाइज तो इतना डिटेल हमें नहीं पूछा जाता है, बट आपको लगे तो आप इन चैप्टर्स को देख सकते हो। इसमें सिंपल आता है साइबर क्राइम क्या होता है। तो साइबर क्राइम की अगर हम बात करें, एन इलीगल एक्ट परफॉर्म्ड यूजिंग कंप्यूटर एज अ मीन और एंड टू परफॉर्म अ वायलेटेड एक्ट। मतलब नियमों के जो है विरुद्ध जाके हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोई क्राइम करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो उसको साइबर क्राइम कहा जाएगा। साइबर क्राइम के बाद अगर हम बात करें, साइबर क्राइम क्यों किया जाता है? क्योंकि हम कुछ फाइनेंशियली गेन करना चाहते हैं, पॉलिटिकली जो है हम या रिलीजियस जो है इशू क्रिएट करना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, अपने इमोशन को शो करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर जो है स्टेटस के लिए, या किसी की जो हमारे आईपी एड्रेस होते हैं उनको चुराने के लिए। तो साइबर क्राइम जो है अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 2017 तक 27,000 के करीब इंसिडेंट्स हो चुके हैं। और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की अगर हम बात करें तो बेसिकली उसने जो है नंबर ऑफ क्राइम्स जो है आप ईयर के हिसाब से देख सकते हो, तो ये डाटा बढ़ ही रहा है। 2014 में जो है 44,000 के अराउंड था और 17 में 53,000 के अराउंड हो गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट असेट, अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट सोसाइटी हो सकता है। तो साइबर क्राइम जो है अगेंस्ट पर्सन में हमारा जो है साइबर क्राइम में जो प्रेजेंट डाटा में इंडिया कौन से नंबर पे है? ये भी आया था क्वेश्चन ना, 10वें नंबर पे ना? 10th सर। 10th सर। ये भी लेटेस्ट आया था क्वेश्चन। ओके। इसमें जो है साइबर क्राइम अगेंस्ट हम पर्सन्स की बात करें ना, तो इसमें जो है रिलेटेड क्राइम हो सकते हैं, या बेसिकली ईमेल के थ्रू हो सकता है ना। तो ये इसमें आता है ईमेल स्पैमिंग। क्या होती है ईमेल में? क्या होता है कि वेल नोन एज जंक ईमेल, हमें पता होता है जंक ईमेल है, फिर भी हम उस पर क्लिक करके जो है वो सिमिलर मैसेज को जो है अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारा नोन एज स्पैम है। तो ईमेल एक बॉम्बिंग होता है। ईमेल बॉम्बिंग जो है अकर व्हेन ट्रांसमिटिंग थ्रेटनिंग ईमेल, जब हम किसी खतरे वाली ईमेल को जो है जैसे कि वायरस ही क्रिएट कर दे, ऐसी ईमेल को ट्रांसमिट कर देते हैं। एक हमारा जो है फिशिंग आता है। तो अ टास्क ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय इम्पर्सनेटिंग एज अ लिटिमेट एक्टिविटी। तो कानून जिस चीज़ को जो है वो रोकता है, उस चीज़ के विरुद्ध जाके जो है किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेना। एक जो है हमारा विशिंग आता है। विशिंग जो है इसको वॉइस फिशिंग भी कहा जाता है, जैसे इसमें हम आवाज़ को कैप्चर कर लेते हैं। साइबर हमारा जो है जस्ट अ मिनट। साइबर स्टैकलिंग एंड साइबर डिफेमेशन जो है, साइबर जो हमारी स्टैकिंग होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ वेब और अदर इलेक्ट्रॉनिक यूज डिवाइस टू स्टॉल्क समवन। तो किसी को जो है हम स्टॉल्क करने के लिए कि उसकी जो है अदर की इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है उससे बात करते हैं या कुछ उसके साथ जो है वो फ्रॉड करते हैं। साइबर डिफामेशन क्या होता है? जब हम बेसिकली जो है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट जो है किसी के साथ जो है वो इलीगल वे से रूल्स को वायलेट करते हुए जो है कोई फ्रॉड करते हैं। तो रूल्स क्या हैं ई बिज़नेस के? तो इसको क्या पता है कि जैसे इसमें जो है हमारे पास बहुत से रूल्स दिए गए हैं। 10 रूल्स यहाँ पे मेनली दिखाए गए हैं। टेक्नोलॉजी जो है नो लॉन्गर जो है आफ्टर थॉट इन फॉर्मिंग बिजनेस स्ट्रेटजी बट द एक्चुअल काउज एंड ड्राइवर। मतलब टेक्नोलॉजी को हमें एक्चुअल कारण के लिए यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है हमें टेक्नोलॉजी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड फिजिकल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ एक डोमिनेंट बिहेवियर टेक्नोलॉजी का अपने ऊपर नहीं आने देना है। और एक चीज़ ये है कि इसके साथ फैमिलियर होके रहना है। एंड जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमें डोंट यूज़ टेक्नोलॉजी जस्ट टू क्रिएट द प्रोडक्ट, बट उस प्रोडक्ट में जो है हमें जान भी डालनी है। ये चीज़ यहाँ बोली गई है। और जो हमारा बिजनेस है उसमें हमने फ्यूचर के बारे में जो है अपने एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिज़नेस को हैंडल करना है। और जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी एबिलिटी जो है टू प्लान अ ई बिज़नेस, तो हमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्विकली जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो डिज़ाइन कर देना है। क्वेश्चन आता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? तो मार्केटिंग करना थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल 80% से ज़्यादा या हमारे मैक्सिमम मैं तो बोलती हूँ 90% प्लस लोग जो है वो ऑनलाइन ही चीज़ों को देखते हैं।
ऑनलाइन ही रहते हैं, तो वहाँ पे उनको चीज़ें दिखाना जो है वो बहुत ईज़ी हो जाती है। कैटेगरीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमने पढ़ भी लिया है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ईमेल मार्केटिंग हो गया, पे पर क्लिक हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया और सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि आप देखते ही हो आपके फेसबुक, इंस्टा पे आती है। तो जो है हमारी बेसिकली फ़ोन मार्केटिंग, रेडियो मार्केटिंग, एनहांस्ड ऑफलाइन मार्केटिंग एंड टीवी मार्केटिंग। चैलेंजेस ये हमने डिस्कस कर लिए कि क्या-क्या चैलेंजेस हैं। 3 मिस्टेक क्या हो सकती हैं, तो नॉट एंगेज्ड विद पीपल ऑन सोशल मीडिया एंड नॉट डूइंग कीवर्ड रिसर्च व्हेन प्रोड्यूसिंग कंटेंट एंड नॉट प्रमोटिंग योर सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये 3 गलतियाँ हो सकती हैं जिनकी वजह से, अगर हम मतलब बोलने की बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिकल वे से हम मार्केटिंग नहीं करते तो हमारा बिजनेस पिछड़ सकता है। 7 स्टेप्स टू डेवलपिंग योर ओन डिजिटल मार्केटिंग, तो हमें जो है कस्टमर को प्रॉपर्ली सुनना है और कस्टमर को के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए और अपनी वीकनेसेस को मैनेज करते हुए बिजनेस करना है और हमें मार्केटिंग करनी है उस हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपर जो है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मार्क करनी है। ऐसे नहीं कि मार्केटिंग में जो है बड़ी बड़ी चीज़ें बोल दी और एक्चुअल में वैसा कुछ है नहीं, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। चैलेंजेस की बात करें तो क्लाइंट को जो है हमें सेल्फ एम्पावर्ड बनाना और बेसिकली जो है अडॉप्ट करना, कस्टमर को जो है कैप्चर कराना इन्वायरमेंट के हिसाब से, ये हमारे लिए बहुत बड़े जो है वो चैलेंजेस रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग पता है आपको, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट, ईमेल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑनलाइन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल एंड सर्च मार्केटिंग, पे पर क्लिक, तो ये ऑलरेडी जो है वो हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री और इसमें अगर हम बात करें तो 25 to 30% रेट के हिसाब से पर ईयर जो है ये ग्रो कर रही है। कस्टमर बिहेवियर जो है, अगर डिजिटल ईरा में हम बात करें तो कस्टमर जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन इसमें रख रहे हैं, बाइंग कैपेसिटी उनकी बढ़ रही है। और डिजिटल ईरा की बात अगर हम करें तो कोविड-19 के बाद अगर देखें तो हमारा जो है एक कस्टमर का रुझान बहुत ज़्यादा देखा गया है ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ। उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, पता ही है आपको, सोशल मीडिया के ये चैनल हैं, हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, तो इनके थ्रू जो है हम जब मार्केटिंग करते हैं, आप लोग प्रॉपर्ली देखते हो तो उसमें पता ही है आपको किस तरह से ऐड आती है, तो वो चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइप्स की हम बात करते हैं, ये आपका पेज नंबर 126 पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारा कंटेंट मार्केटिंग आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड पेड मीडिया मैनेजमेंट। सोशल जो मीडियम रेफर्स टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट और एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मीडियम क्या रहता है, पर्टिकुलर वेबसाइट और एप्लीकेशन रहती है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया। तो एफिलिएट जो हमारी मार्केटिंग है वो अलग रहती है इनसे। तो इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बहुत से लोगों को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। एक तरह से बोला जाता है कि सोशल मीडिया एक एम्ब्रेला है जो कि जिसके अंडर हम सब तरह के कस्टमर को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये इसको एक अम्ब्रेला मार्केटिंग भी बोला गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में बुज़ुर्ग भी चला रहे हैं, है ना, टीनेजर भी चला रहे हैं, उसको बच्चे भी चला रहे हैं, तो सब तरह के प्रोडक्ट को यहाँ पे कैप्चर किया जा सकता है। एक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो नेचुरल इंटेलिजेंस से ये थोड़ा सा अलग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू जो है हम किसी डिसीजन को जो है यहाँ पे लेते हैं। तो फ्यूचर में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फ्यूचर में ये बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। इसमें क्या है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम रहती है और मार्केटिंग प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक बढ़ती हुई दर से जो है यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे जो हमारे मार्केटर्स हैं उनको जो है जो पुराने मार्केट हैं उनको तो एडवर्टाइजमेंट सस्ते रेट पे हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो न्यू हमारे जो कस्टमर है उनको भी ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगी। पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स की बात करें तो जो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल दैट जो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला वो है कस्टमर, जिसको हमें नोटिस करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि वो किस तरह से मॉनिटर हो रहा है और उसकी मॉनिटरिंग के हिसाब से हमें जो है यहाँ मार्केटिंग कैप्चर करनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टेप्स क्या हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो सबसे पहले हमें प्रोफेशनल को ही हायर करना पड़ेगा और उसकी जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल एफिशिएंसी है उसके बेस पे उसको रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है उसको हमें जो है एक काम देना है, टारगेट देना
देखना पड़ेगा ये हमारा कस्टमर है, तो पर्टिकुलर कस्टमर को एनालाइज करके उसके हिसाब से प्रोग्राम बिल्ड करके जो है अपनी जो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसमें जो है मतलब मैक्सिमम हमारे टॉपिक इसमें कवर हो गए।